नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो भाई। देखिए, अपन पढ़ रहे थे प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, और प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंदर अपन ने बहुत सारे विचारक देखे हैं। अब आज अपन अध्ययन जो करेंगे, स्टडी करेंगे, वो किस पर करेंगे? कौटिल्य के ऊपर। और कौटिल्य का नाम सुनते ही शायद आपको इनके और भी कई नाम याद आ गए होंगे। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है भाई? देखिए, इसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य वास्तविक नाम तो क्या है उसका? विष्णुगुप्त है। वैसे चाणक्य के नाम से भी वो क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है। अगुलक भी उसे कहते हैं। अगुलक, ये शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा, अगुलक। थोड़ा सरप्राइज हो रहा होगा कि सर इसका नाम अगुलक भी? हाँ भाई, कौटिल्य का नाम अगुलक भी है। और तो और इसका नाम प्रामल भी है। प्रामल भी। देखिए, ये राजनीति विज्ञान में भी है, और ये अपने को इतिहास के अंदर भी पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। विष्णुगुप्त, चाणक्य, इन्हें अगुलक और प्रामल ये भी कहा जाता है। ये इनके क्या हो गए? उपनाम, कौटिल्य के उपनाम। ये सभी क्या है? इसके उपनाम है। अब अपन देखें भाई, इनका जो काल है, काल बोले तो समय, शाबाश, क्या? समय। और वो है 300 से 400 ईसा पूर्व, बीसी। एक एडी होता है, एक बीसी होता है। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पूर्व, एडी आफ्टर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद में। अब जो ये चल रही है ये ईस्वी, इसे 2020 ये सन ईस्वी है, ये उसके बाद की है। लेकिन उससे पहले भी, ईसा जब पैदा हुए उससे पहले की बात है। लगभग कितने? 300 से 400 वर्ष पुरानी बात है, उससे भी पहले की, ईसा पूर्व। कौटिल्य का जो काल है, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, कौटिल्य का प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है भाई? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र वैसे तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची क्या है? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची। लेकिन वैसे ये जो अर्थशास्त्र है, ये कई बार वैसे कंपटीशन के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित। क्लियर? इन कौटिल्य का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र वैसे क्या है? इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची है। इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची है, बट लेकिन ये किस पर? राजनीति पर आधारित ग्रंथ है। अब अपन कुछ बात करते हैं किसकी? मौर्य वंश की। क्योंकि कौटिल्य जो है, चाणक्य जो है, विष्णुगुप्त जी हैं, ये मौर्य वंश के अंदर प्रमुख राजनीतिक रहे हुए हैं। एक शिक्षक भी थे ये, और प्रधानमंत्री भी इनके शासन में ये रह चुके हैं। बात ये है भाई कि चाणक्य जी
कोटिल जी पहले एक विश्वविद्यालय है, कौन सा? तक्षशिला। तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर ये क्या थे? शिक्षक थे। और शिक्षक भी किसके? राजनीति। होता यह है कि सिकंदर महान, सिकंदर महान का नाम सुना है आपने? उसने विश्व विजेता बनने का प्रण किया कि मुझे विश्व विजेता बनना है। अब यहां हमारे भारत के अंदर इस वंश से पूर्व, मौर्य वंश से पहले एक नंद वंश हुआ है। नंद वंश। नंद वंश की महापदम नंद ने, किसने? महापदम नंद ने इसकी नींव डाली, इस वंश की। किसकी? नंद वंश की। इसमें नंद वंश में एक अंतिम शासक हुआ है जिसका नाम है घनानंद। क्या नाम है उसका? घनानंद नाम है भाई। और ये मगध, कहां का शासक था? मगध का। और मगध वर्तमान के अंदर जो बिहार है, वर्तमान में जो बिहार है, ये पहले क्या? मगध था। मगध के अंदर किसका वंश? नंदवंश। नंदवंश का शासक घनानंद। और घनानंद कहते हैं कि भाई इतना अत्याचारी शासक था ये कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। ये आचार्यों पर, स्त्रियों पर, बच्चों पर और भी मतलब इतना उनके ऊपर क्रूर अत्याचार किया करता था कि इसकी सारी सीमाएं, मतलब जो लिमिट होती है, सीमाएं होती है, उनको लांघ करके इससे सभी लोग क्या थे? थोड़ा दुखी थे। मौर्य वंश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य हुआ है। अब होता यह है कि भाई सिकंदर के बारे में जैसे ही पता चलता है कि सिकंदर जो है वो भारत की ओर अग्रसर हो रहा है और भारत को जीतना चाहता है। उस समय यहां पर जो महाजनपद थे, उन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, सबसे सोलिड अपने यहां पर कौन सा था? मगध था। अब कोटिल जी तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षक का जो कार्य कर रहे थे, ये चिंतित हुए। इनको इस बात की चिंता हुई कि भाई भारत के ऊपर ये क्या करेगा? आक्रमण करेगा और सारा सब कुछ क्या हो जाएगा? मटिया मैदान हो जाएगा। भारत के ऊपर विदेशी शक्ति का क्या हो जाएगा? शासन हो जाएगा। वहां तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर सभी शिक्षकों को, ये आचार्यों को, गुरुओं को इकट्ठा करते हैं और वहां उनसे विचार विमर्श करते हैं कि भाई सिकंदर जो है वो भारत की ओर बढ़ रहा है और वो भारत को जीतना चाहता है। अन्य शिक्षकों ने कहा कि भाई हमें क्या लेना देना, ठीक है, वो राजा है, शासक है, अपन क्या कर सकते हैं बताओ। लेकिन नहीं, इनको चिंता हुई और ये वहां से विश्वविद्यालय से, तक्षशिला विश्वविद्यालय से, गुरुकुल से ये निकल पड़ते हैं और कहाँ आते हैं? ये मगध के अंदर आते हैं। किसके पास में? घनानंद के पास में। लेकिन घनानंद उस समय अपनी अय्याशी के अंदर बड़ा गिल मिल रहा था और जैसे ही
वहाँ एक वाहक जाता है और कहता है कि कोई बाहर से एक गुरुकुल से कोई शिक्षक आया है जो आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने समाचार भिजवाया, संदेश भिजवाया कि कह दो अभी हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी ये चिंतित थे भारत के बारे में, भारत की प्रजा के बारे में, इनका भला चाहने के लिए, और सीधे ही वो द्वारपाल को कुछ भी उसको प्रलोभन देकर के और कहाँ चले जाते हैं, ये अंदर चले जाते हैं। और वहां जैसे ही घनानंद इनको देखते हैं कि काले से रंग के और बड़ी छोटी शिखाएं बढ़ा रखी थी, और इनको मारता है एक लात, और लात मारने पर कौटिल्य जी वहां गिर जाते हैं और अपना क्या मानते हैं, घोर अपमान, कि इन्होंने मेरा घोर अपमान किया है। ये समझ करके कहते हैं इतिहास के अंदर कि उन्होंने वहां एक कसम खाई कि ठीक है सिकंदर तो आ रहा है, जो आने दे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो मेरा अपमान किया है गणानंद, इस का मैं एक दिन आपसे बदला लूंगा और आपका जो ये वंश है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इस शिखा के, इस चोटी के मैं जब ही गांठ लगाऊंगा जब आपका ये शासन यहां से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो वापस लौटते वक्त एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था, वहां बहुत कुछ बच्चे एक छोटा सा गेम खेल रहे थे, और वहां देखा कि कम से कम 20 छात्रों को वो अकेला ही बच्चा हरा रहा था। एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, उसको अपने पास बुलाते हैं कौटिल्य जी, और ये कहते हैं कि भाई ये बच्चा मेरे को चाहिए। अब उस समय क्या था कि कुछ ऐसे मतलब रखने का वो था, उसने कहा कि भाई ठीक है, इतने रुपए में मैंने इसको खरीदा है, आप इतने रुपए दे दो, आपको दे दूंगा मैं। लेकिन वो घनानंद के सामने जो प्रतिज्ञा कर करके आया था, वो प्रतिज्ञा उसको परेशान कर रही थी, और वो वहां से चंद्रगुप्त को अपने पास ले जाता है, और कुछ ही समय के अंदर वहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय, उस गुरुकुल के अंदर वो शिक्षा उसे अर्जित करवाता है अपने प्रयासों से, कि एक दिन इस वंश के अंदर चंद्रगुप्त जो है एक महान शासक बनकर के उभरता है, और नंद वंश का क्या कर देता है, वो पतन कर देता है, और किसकी वंश, मौर्य वंश की नींव डाली जाती है। और पहला शासक इसमें होता है कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य। इस छात्र को इतना ये परिपक्व करते हैं कि हर क्षेत्र के अंदर उसे सब कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, और उसे इतनी सफलता के मुकाम तक पहुंचा देते हैं कि वो एक दिन मगध का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, और ये इनके प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। तो ये कुछ इनकी क्या थी, हिस्ट्री थी। अब अपन बात करेंगे इनके अर्थशास्त्र के ऊपर। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र के अंदर वही 15 अध्याय हैं। जिन्हें अधिकरण भी कहा गया है। कितने अध्याय हैं, 15 अध्याय हैं जिन्हें अधिकरण कहा गया है। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, 15 अधिकरण है। अब कौन से अधिकरण में क्या लिखा हुआ है वो अपन लिखेंगे।
अधिकरण नंबर 1, अधिकरण 1 में राज्य से संबंधित समस्याओं पर विचार तथा ज्ञानार्जन के लिए बताया गया है। अधिकरण 1 में कहा गया है कि राज्य से जितनी भी संबंधित जो समस्याएं हैं उनके ऊपर क्या किया जाए, विचार किया जाए, या फिर ज्ञानार्जन कि उसके बारे में अपने को ज्ञान अर्जन किया जाए कि किस प्रकार से अपने राज्य को अपने को चलाना है। क्योंकि राज्य जो चलाता है उसे पता है कि कितनी समस्याएं उसको झेलनी पड़ती हैं। अधिकरण नंबर 2, राज्य के प्रशासनिक, अधिकरण नंबर 2 में राज्य के प्रशासनिक विभागों का बंटवारा राज्य के जितने भी प्रशासनिक विभाग है उनका बंटवारा, उनके अंदर अधिकारी नियुक्त करना कि कौन से विभाग के अंदर किस अधिकारी को नियुक्त करना है। ये अधिकार कौन से में, नंबर 2 में बताया गया है कि राज्य के प्रशासनिक जो विभाग है उनका बंटवारा और उनमें अधिकारी नियुक्त करना। अधिकरण नंबर 3, अधिकरण नंबर 3 व 4, 3 व 4 में दीवानी तथा फौजदारी, दीवानी तथा फौजदारी न्यायिक मामले। देखिए, 2 प्रकार के न्यायालय उस समय, दीवानी और फौजदारी, तो उसके बारे में बताया गया है। दीवानी मामले तो जैसे अपने भूमि से संबंधित है और विवाह से तलाक वगैरह जितने भी है ये सब किस में आता है, दीवानी में आता है। फौजदारी के अंदर जो मारकाट झगड़े वगैरह होते हैं ये किस में आते हैं, फौजदारी में आते हैं। तो दीवानी और फौजदारी जो मामले हैं उनके लिए न्यायिक जो विभाग है वो 3 और 4 में, कि भाई इनके अंदर अपने को किस प्रकार से क्या करना है। अधिकरण 3 और 4 में। अधिकरण 5 में राज्य के कर्मचारियों, राज्य के कर्मचारियों के कर्तव्य, राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके कर्तव्य बताए गए हैं, उनका अनुशासन किस प्रकार से उनको अनुशासन में रहना है, क्या उनको कर्तव्य अपने निभाने हैं, क्या उनके कार्य हैं ये। तो अधिकरण 5 में राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके कर्तव्य, उनके अनुशासन वगैरह बताए गए हैं। अधिकरण 6 और 7 में, अधिकरण 6 व 7 में ये दो अधिकरण, जैसे 3 और 4 में दीवानी तथा फौजदारी
तो उसी प्रकार से अधिकरण 6 व 7 में राज्य के 7 प्रवृत्तियों के अंगों का विवरण। अधिकरण 6 व 7 में राज्य के 7 प्रवृत्तियों के जो अंग हैं उनका विवरण समझाया गया है भाई। अधिकरण 8 में युद्ध, विजय, पराजय आदि के बारे में अधिकरण 8 में बताया गया है कि युद्ध किस प्रकार से किया जाए या अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए एक शासक दूसरे शासक पर क्या करेगा, युद्ध करेगा, उसमें विजय प्राप्त करेगा। विजय प्राप्त करने के पश्चात वो उस शासक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वहां का धन संपदा वगैरह लूट ली जाए और उसको अपने अधीन कर लिया जाए, फिर उसे छोड़ दिया जाए एक शर्त नामे के अनुसार, या फिर पराजय यदि हो जाती है तो फिर उसके अनुरूप। तो ये किससे बताया गया है, अधिकरण 8 के अंदर। और वैसे एक जो शासक होता है भाई, शासक को सभी नीतियों का पालन करना पड़ता है। और नीतियां कितनी है, नीतियां 4 है। नीति कितनी है, नीति 4 है। कौन कौन सी, साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 नीतियां होती हैं। कौन कौन सी नीति, साम, दाम, दंड और भेद। साम यानी कि कोई दोस्ती से या शांति से अपने अधीन हो जाए तो अच्छी बात है। यदि इससे नहीं मानता है वो तो फिर उसे क्या दे दो, दाम दे दो। यानी एक शासक दूसरे शासक को पैसा देगा, उसको धन संपदा देगा और अपने अधीन करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, तो दाम। इससे भी फिर नहीं मानता है वो, न तो साम से न दाम से, तो फिर क्या, दंड, उसके साथ में दंड कर लो। यानी उस शासक के ऊपर अपनी सेना के द्वारा युद्ध वगैरह किया जाता है और इनसे भी पार नहीं पड़ती है तो फिर अंतिम क्या है, भेद, यानी उससे दूरियां बना ली जाए। क्या बना ली जाए, दूरियां बना ली जाए, तो भेद कर दिया जाए। तो इस प्रकार से ये 4 नीतियां होती है। इन नीतियों का उसे क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। अधिकरण 9 में विभिन्न आपत्तियों से अधिकरण 9 में विभिन्न आपत्तियों से राज्य का बचाव, जितनी भी आपत्तियां आती हैं राज्य के ऊपर, उन विभिन्न आपत्तियों से राज्य को कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में अधिकरण किसमें बताया गया है, 9 के अंदर बताया गया है। अधिकरण 10 अधिकरण 10 के अंदर युद्ध नीतियां, अधिकरण जो 10 है उसमें युद्ध नीतियों के बारे में बताया गया है। अपने जो कौटिल्य की वही अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें कितने अधिकरण है, 15 अधिकरण है। 15 में जो अधिकरण 10 है इसमें क्या बताया गया है कि युद्ध से संबंधित क्या नीतियां हैं और किन नीतियों को उपयोग में लेना चाहिए। अधिकरण है
11 में आपातकालीन शक्तियां। राज्य के अंदर मान लीजिए कोई आपात काल आ जाए तो उस आपातकालीन के बारे में जो शक्तियां बताई गई हैं वो अधिकरण 11 में है। वैसे अब वर्तमान में हमारे संविधान में अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर है? हाँ, अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये 3 हैं। तो उसी प्रकार से उस समय भी राज्य के अंदर क्या आपातकाल आता था तो उससे कैसे निपटा जाए वो किस में बताया गया? अधिकरण 11 के अंदर बताया गया। अभी आपके और भी अधिकरण बच रहे हैं भाई, 2-3। अधिकरण 12/13, अधिकरण 12/13, अधिकरण 12/13 में विशिष्ट परिस्थितियां। विशिष्ट परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि भाई राज्य के अंदर कोई ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां हो और उनसे कैसे निपटा जाए, तो यह अधिकरण 12/13 में उल्लेखित है। अधिकरण 14 में शत्रु विनाश। अधिकरण 14 में शत्रु विनाश कि शत्रु का विनाश अति आवश्यक है। शत्रु का विनाश नहीं किया तो फिर आप शांति से नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने ऐसा अर्थशास्त्र के अंदर बताया है। और अंतिम अधिकरण जो 15 है, अधिकरण 15 में प्रतिपादित विचारों अधिकरण 15 में प्रतिपादित विचारों के लिए सूत्र दिए गए हैं। प्रतिपादित विचारों के लिए सूत्र दिए गए हैं भाई। अधिकरण जो 15 है इसके अंदर प्रतिपादित जो विचार हैं उसके लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं। अपने को कौन से सूत्र उसके लिए अपनाने हैं और कौन से नहीं अपनाने हैं। तो ये कोटिल्य द्वारा रचित जो ग्रंथ है भाई कौन सा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। कितने अधिकरण उसमें? 15 अधिकरण है और उनका विवरण इस प्रकार से है। बाकी अब इसके राज्य से संबंधित जो सिद्धांत है और भी जो सिद्धांत है वो नेक्स्ट टाइम में